अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ही ज्यादा ड्रामनी कहानी लेकर आई हूँ जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। जुल्फकार कहते हैं कि नाना जी ने बताया कि एक दफा शाह साहब के पास कुछ लोग आए। वो डेरा गाजी खान की तरफ से आए थे। डेरा गाजी खान के करीब एक गांव था, उस तरफ से वो लोग आए थे। उस गांव का नाम था टिप्पी। वो बताते हैं कि जी हम लोग बड़ी दूर से आए हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, परेशान हैं। हम लोग टिब्बी नामी एक पुराने गांव में रहते हैं। वहां पर हम लोगों का मिट्टी का अपना एक पुराना घर है। हम लोगों ने अपने उस पुराने घर की तामीर शुरू की, अपने घर को ठीक करना चाहा। तो वहां पर हमारे ही उस घर में एक पुरानी दीवार थी। उस दीवार को तोड़कर हम लोगों ने अपने सहन को थोड़ा सा और बड़ा किया। वो दीवार बहुत कदीम अरसे की पुरानी दीवार थी। किसी दौर में उस दीवार के पास मेरे वालिद साहब एक चिराग जलाया करते थे। फिर हम लोगों ने उस दीवार को तोड़ा ही नहीं। अक्सर उस दीवार के ऊपर एक बिल्ली भी आकर बैठा करती थी। हम लोगों ने वो दीवार गिरा दी और सहन को खुला कर लिया। कई दिनों से हम लोग अपने कुछ माल मवेशी घर में भी बांधते थे। हमारी बकरियां वगैरह होती थी, हम लोग अपने घर में ही बांधते थे। हम लोगों ने उनकी हिफाजत के लिए घर में एक काला कुत्ता भी रखा हुआ था। अब जिस जगह पर हम लोगों ने अपने वो जानवर बांधे, वहां पर एक हमारे सहन में पुराना दरख्त लगा हुआ था। उस दरख्त के पास हमने बकरियों को बांध दिया। वहां पर एक छोटा सा मिट्टी का कमरा था जहां पर चारा वगैरह रखते थे। कुछ अरसे से जब से हमने वो दीवार गिराई, सहन खुला किया, बकरियों को लाकर बांधा, हमारे घर में कुछ बहुत पुरसरार से वाकयात होना शुरू हो गए हैं। जो ही रात का पिछला पहर होता है, जानवर इस तरह से आवाजें निकालते हैं जिस तरह से खौफजदा है। उनमें एक हलचल सी मच जाती है। जानवर बहुत ज्यादा डरते हैं। यहाँ तक कि बकरियां यूं तिलमिलाती हैं कि जिस तरह से उन्हें कोई मार रहा है या उनको कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। जब भी हम लोग उठकर देखते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। कुछ दिन तो इस तरह से जानवरों के घबराए हुए होने की आवाजें आती रहीं। फिर हम लोगों ने उठकर देखना, कुछ नजर नहीं आता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, हम लोगों के घर में जो कुत्ता है, वो कुत्ता बहुत ज्यादा डरावनी आवाजों में रोने लग गया। रात के टाइम वो कुत्ता उसी छोटे से मिट्टी के कमरे को देखकर रोता है। उसके आगे जाकर जैसे डरता भी है और किसी को पकड़ने की कोशिश भी करता है। अपने पंजों के साथ दीवार के ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करता है। जब हम लोगों ने कुत्ते की ऐसी हालत देखी, हम लोगों ने फिर से उठकर देखना चाहा कि आखिर क्या मामला है, कुत्ते को कोई क्या चीज ऐसी नजर आ रही है, कहीं कोई चोर ना हो। जब भी उठकर देखा, वहां पर ना तो कोई जानवर उस हालत में नजर आता है, ना ही कोई चोर कि जानवर को कोई खोलने की कोशिश कर रहा हो। बकरियां भी अपनी जगह पर बैठी होती हैं, लेकिन कुत्ते की हालत बहुत गैर होती है। कुत्ते को जब जाकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कुत्ता काबू से बाहर होता है। जैसे उछल उछल कर वो उस दीवार की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। इसी तरह से एक रात फिर कुत्ते के भौंकने की, रोने की खौफनाक आवाजें गूंज रही थी। मेरी आंख खुली तो मुझे कुत्ते के साथ एक और आवाज भी सुनाई दी। वो आवाज ऐसे थी जिस तरह से कोई औरत सरगोशियों में बोल रही है, लेकिन उसकी आवाज बहुत ज्यादा कभी बारीक हो जाती है, कभी भारी हो जाती है। मैं फौरन से उठा और मैंने कमरे में कोने में एक डंडा सा रखा हुआ था, मैंने वो डंडा उठाया और मैं बाहर निकला। जब मैं बाहर निकला तो मैंने बहुत भयानक मंजर देखा। कुत्ता ऐसे था जिस तरह से कुत्ते की गर्दन बिल्कुल टेढ़ी हुई हुई है और जिस तरफ बकरियां बांधी हुई हैं उस तरफ एक काले रंग की परछाई नजर आई। वो परछाई बहुत बड़ी थी। एकदम से मेरे मुंह से निकला, कौन है वहां पर? मैं आगे बढ़ा तो वो परछाई गायब हो गई।
उसी टाइम वो कुत्ता जमीन पर गिरा और तड़पने लग गया। मैंने जब रोशनी जलाकर कुत्ते को देखना चाहा तो कुत्ते की आंखों में से खून निकल रहा था। कुत्ता मर चुका था। वो उसकी आखिरी चीख थी जिसको सुनकर मैं उठा था। मैं खौफजदा हो गया, बहुत डर गया। मैंने जल्दी से जाकर अपनी बीवी को जगाया, अपने बच्चों को जगाया। सब जाके हम लोगों ने देखा कुत्ता मर चुका था। रात का पिछला पहर था। कुत्ते को हम लोगों ने उसी वक्त उठाकर अपने घर में ही सहन के एक कोने पर रख दिया कि सुबह इसको घर से बाहर रखाएंगे। जब हम लोग जाकर अंदर कमरे में बैठे, हमें बहुत डर भी लग रहा था। तभी हमें घंटी की आवाज आने लगी, जिस तरह से गाय के गले में घंटी बांधी होती है। हमारे किसी जानवर के गले में कोई घंटी नहीं थी, ना किसी बकरी के गले में, ना ही हमारा कोई और जानवर था। हम लोगों ने जब वो आवाजें भी सुनी, हम लोग फिर भी डर गए। उसी वक्त हम लोगों को एक बहुत भयानक कहका सुनाई दिया, जिस तरह से कोई औरत कहके लगाकर हंस रही है। हम लोग और ज्यादा डर गए। हम लोग फिर बाहर नहीं निकले। अगली सुबह जब हम लोग जागे तो सहन में कुत्ते का सिर्फ सर पड़ा था, उसका वजूद गायब था। उसका धड़ जिस तरह से कोई उठाकर ले गया हो। ये मंजर इतना हैबतनाक था, इतना हैबतनाक था कि हम लोग सहम गए। हम लोगों ने अपने आसपास के लोगों को भी बताया तो उनका ये कहना था कि अक्सर रात को हम लोग जब आपके घर के पास से गुजरते हैं तो हमें किसी की सरगोशियां पहले भी सुनाई देती हैं। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ये लोग इतनी रात तक बातें कर रहे होते हैं। जिस पर मैंने उनको ये कहा कि नहीं, हम लोग तो जल्दी सो जाते हैं। उसके बाद अब जो हमारी बकरियां थी, 4-5 बकरियां थी, उनको मैं दोबारा डेरे पर ले गया। जहां पर बाकी गाय भैंस से बांधी हुई थी, उनको मैंने डेरे पर जाकर बांधना शुरू कर दिया, क्योंकि जब कुत्ता मर सकता है तो मुझे ये डर था कि मेरी बकरियां भी ना मर जाएं। जिस रात मैं बकरियां वहां पर बांध कर आया, उस रात मैं घर जब वापस आया, वो रात बहुत ज्यादा डरावनी थी। उस रात तकरीबन रात के पिछले पहर में हमें अपने घर से ऐसी आवाज आई जिस तरह से कोई बकरी बोल रही है, जबकि हम लोगों की बकरी तो थी ही नहीं। बकरियां हम लोग बांध आए थे डेरे पर। मुझे लगा कि शायद गांव में से किसी की बकरी खुलकर ना आ गई हो। अक्सर गांव के दरवाजे खुले रह जाते हैं तो जानवर चारा खाने के लिए अंदर आ जाते हैं। अभी चारा घर में मौजूद था। मैं फौरन से उठा। मैंने कमरे की खिड़की खोलकर जब झांक कर देखा, उसी दरख्त के नीचे मुझे काले रंग की एक बकरी नजर आई और उसके साथ वही काले रंग का साया और परछाई नजर आई, लेकिन आज वो एक औरत के वजूद में थी। बिल्कुल ऐसे था कोई औरत खड़ी है और वो बकरी बिल्कुल मध्यम सी आवाजों में बोलती बोलती चुप कर गई। बकरी की आंखें भी बड़ी गैर मामूली तौर पर चमक रही थी और उस औरत की भी। मेरे मुंह से एकदम चीख निकली। जो ही मेरे मुंह से चीख निकली कि ये क्या बला है, तो वो गायब हो गई। हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। रात के वक्त औरत के हंसने की आवाजें आती हैं और वो काले रंग की बकरी मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रही है। जो ही रात होती है, तकरीबन 10 बजे के बाद अगर हमारी आंख खुल जाए, अगर हम लोग बाहर सहन में हों, कोई काम हो, तो वो बकरी नजर आती है। मेरे बेटे ने परसों देखा है, जिस कमरे के पास हम लोग चारा रखते थे, जो ही वो उस कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए गया, उसको अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई मौजूद है। उससे लगा कि ऐसा ना हो कि अंदर कोई बिल्ली बंद होगी और मैं बाहर निकाल दूं। उसने झांक कर देखा तो कमरे के अंदर बहुत बड़ी काले रंग की बकरी खड़ी थी। वो एकदम बाहर भागा और कहने लगा, कमरे में काले रंग की बकरी है। फौरन से हम लोग लालटेन लेकर गए। उस कमरे में रोशनी नहीं थी। जो ही हम लोगों ने लालटेन से देखा, वहां कोई बकरी नहीं थी। मेरा बेटा उसके बाद बहुत बीमार भी हो गया, उसका बुखार नहीं उतरता था। फिर ऐसा लगने लगा जैसे पाँव में पायल पहने रात के वक्त हमारे सहन में कोई चलता फिरता है। उसके पाँव की आवाज इतनी खौफनाक होती है, बड़ी मध्यम मध्यम से कदमों की आहट और उसकी पायलों की छन छन सुनाई दे रही है। घर की चीजें हिलने लग जाती हैं। गांव के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि आप लोगों के घर के बाहर रात के वक्त एक बहुत लंबी परछाई नजर आती है। कभी साया हो जाता है, कभी परछाई बन जाती है। हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, हमारी मदद करें। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हमें नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है। शाह साहब ने जब उनकी सारी बातें सुनी तो शाह साहब ने उनसे पूछा कि वो जो दीवार थी, वो दीवार किस जगह पर थी और वो दीवार क्यों थी। तो उनका ये कहना था
कि वही जो चारे वाला कमरा था, इसके साथ ही वो दीवार तकरीबन 1-1.5 फीट की वो दीवार आगे बढ़ी हुई थी। कच्ची दीवार थी, बहुत ऊंची दीवार नहीं थी, छोटी सी दीवार थी। किसी दौर में मेरे वालिद साहब वहां पर चिराग जलाया करते थे, तो हम लोग उनसे अक्सर पूछते थे कि आप चिराग क्यों जलाते हैं, तो हमें वो कहते थे मैं रोशनी के लिए जलाता हूँ। फिर हम लोगों ने तो उनके बाद चिराग कभी भी नहीं जलाया, लेकिन हमें अक्सर वहां पर एक बिल्ली बैठी नजर आती थी। जब हम लोगों ने दीवार गिराने का इरादा किया तो वो बिल्ली दोबारा हमें दीवार के पास नजर भी नहीं आई। जब हम लोगों ने दीवार गिरा दी, सहन खुला कर दिया, फिर ये मामला शुरू हो गए। शाह साहब ने कहा कि वो जो दीवार थी जिसके ऊपर आपके वालिद साहब चिराग जलाते थे, वो किसी मखलूक के लिए ही जलाते थे। या तो वो अमल उन्होंने खुद किया था या उनको ये अमल किसी ने दिया था। उस दीवार के ऊपर एक जिन्नी का बसेरा था। वो चिराग इसीलिए पढ़ाई करके जलाते थे कि वो जिन्नी आप लोगों को नजर ना आए और नुकसान ना दे। बिल्ली के रूप में वो जिन्नी अपना आप जाहिर करती थी, बैठती थी आके, लेकिन जब आप लोगों ने चिराग नहीं जलाया तो फिर भी वो बैठती थी, क्योंकि उसकी जगह थी। जो ही आप लोगों ने इरादा किया या बात की कि हमने ये दीवार गिरानी है, जानवर लाने हैं, वो तो वहां पर हर वक्त मौजूद होती थी। उसका बसेरा था, उसका बसेरा उस चारे वाले कमरे में भी था, लेकिन उसका घर, उसकी जगह वो दीवार थी, कच्ची दीवार के ऊपर उसका मकान था, उसका पूरा घर था। जब आप लोगों ने वो दीवार गिराई तो वो आपकी दुश्मन बन गई। जो जानवर होते हैं इनको ये मखलूक असल रूप में नजर आती है। पहले जब वो अपना आप जाहिर करती थी, जब आप लोगों ने दीवार गिराई, वहां पर बकरियां बांधी होती थी, वो बकरियों को नजर आती थी, वहां पर बकायदा आकर बैठती थी। तो जब जानवर उसका असल रूप देखते थे वो डर जाते थे। फिर कुत्ते के सामने भी वो अपने असल रूप में जाहिर होने लग गई। कुत्ता शोर मचाता था, रोता था उसको देखकर, क्योंकि वो खबरदार करता था अपने मालिक को उस खतरे से जिसको वो देख रहा था। वो मखलूक इतनी सख्त और जालिम थी कि उसने उस कुत्ते की गर्दन ही तोड़ दी। इसीलिए कुत्ते की आंखों से खून बह रहा था और इसका धड़ उसने खा लिया, क्योंकि ये मखलूकात जानवरों को ही खाते हैं। अभी तो उसने वो सारे जानवर खाने थे और उसके बाद ये घर वीरान हो जाना था। आप लोगों ने वो जानवर वहां से निकालकर बहुत अच्छा किया। वो जो काली बकरी के रूप में भी नजर आती थी वो वही मखलूक थी, क्योंकि ये मखलूकात या तो काली बिल्ली के रूप में ज्यादातर जाहिर होती हैं या फिर काली बकरी के रूप में। काली बकरी के रूप में भी जो मखलूक जाहिर होती है ये बहुत ज्यादा भयानक और सख्त किस्म की मखलूक होती है। फिर उसके साथ उसने अपना असल चेहरा भी जाहिर करना शुरू कर दिया। अब या तो उस जगह के आगे दीवार खड़ी करो या माफी मांगो, वो फिर भी तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। इसका एक यही हल है कि तुम लोगों को अब वो घर खाली करना पड़ेगा, या फिर मुझे वहां पर जाकर अमल करना होगा और अमल करके उस मखलूक को वहां से निकालना होगा। जैसे शाह साहब ने ये बात की, वो लोग मिन्नत समाजत करने लगे कि हमारी मदद करें, हमारे पास और घर नहीं है, अगर हम लोगों ने ये घर छोड़ दिया तो हम कहाँ पर जाएंगे। शाह साहब ने जब उनकी ये हालत देखी, शाह साहब ने कहा कि ठीक है, मैं वहां पर आकर अमल करूंगा, अमल पूरी रात का होगा, मुझे वहां पर कुछ चीजें भी चाहिए होंगी। हम लोगों ने कहा कि हम हर तरह की चीज लाने के लिए तैयार हैं, बस आप हमारे घर में आके उस मखलूक को किसी तरह से हमसे दूर कर दें या निकाल दें, क्योंकि हमारा वहां पर रहना बहुत मुश्किल है। फिर शाह साहब, नाना जी और उनके कुछ खादिम उन लोगों के साथ उस गांव की तरफ रवाना हुए। उसी दिन सफर करने का फैसला किया गया। शाम तक हम लोग वहां पर पहुंच गए। पुराना गांव था, खासा पुराना, मिट्टी के पुराने मकान थे और इन लोगों का घर शायद गांव के आखिरी किनारे पर था। पूरा गांव क्रॉस करके इन लोगों का घर आया। छोटे से खेत के पास से गुजर के हम लोग मिट्टी के उस पुराने मकान के पास जैसे ही पहुंचे, कमरे के दरवाजे के पास तो भी गए ही नहीं थे, घर के दरवाजे के बाहर ही थे कि घर का दरवाजा एकदम जोर से हिलने लगा और अपने आप जैसे इसकी कुंडी कोई खोल रहा था। उस घर में सब कोई भी मौजूद नहीं था। वो आदमी डर गया, फौरन से उतरा, उसने कुंडी खोली। शाह साहब ने कहा कुछ नहीं होता, कुंडी खोलकर साइड पर हो जाओ।
शाह साहब उतरे, उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद दरवाजा खोल दिया। अंदर दाखिल हुए, उस घर में वो मखलूक मौजूद थी। शाह साहब ने उन लोगों को हिसार में बिठाकर एक कमरे में दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि यहाँ पर मुझे सूखी लकड़ी और कुछ चीजें चाहिए। सूखी लकड़ी, काला कपड़ा और कुछ चूल्हे की राख जहाँ पर खाना बनता है। वो सब लेने के बाद शाह साहब ने पढ़ाई की। पढ़ाई तकरीबन आधी रात तक जारी रही। इशा के बाद वो पढ़ाई शुरू हुई और तकरीबन तहज्जुद के टाइम तक शाह साहब पढ़ाई करते रहे। शाह साहब की पढ़ाई की आवाज़ें उस मकान से बाहर तक गूंज रही थी। फिर उसके बाद शाह साहब ने जैसे ही तहज्जुद का टाइम हुआ अपने हिसार से उठे, उधर करीब ही सहन में नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद दोबारा से पढ़ाई पूरी की और वो जो काले रंग का कपड़ा था उसमें वो राख रख के उस जगह के ऊपर उसको रख के करीब बांध दिया। फजर की नमाज अदा की और उसके बाद उन लोगों को कमरे से बाहर निकाला और उन लोगों से कहा कि सब फजर की नमाज अदा करो। उन सब ने भी फजर की नमाज अदा की। शाह साहब ने कहा कि आज मगरिब से पहले पहले इस कपड़े को और इस राख को कब्रिस्तान में जाकर एक कोने में दफन कराना और पीछे पलटकर बिल्कुल भी नहीं देखना। और ये जो सूखी लकड़ियाँ हैं, जब भी खाना बनाना है ये वाली सूखी लकड़ियाँ 11 दिन इस्तेमाल करनी है। ये मखलूक यहाँ से चली जाएगी, वरना ये तुम लोगों को जानी नुकसान पहुंचाती। और तुम लोगों ने 11 दिन के बाद 12वें दिन मेरे पास आना है और मुझे घर के हालात बताने हैं। इन 11 दिनों में घर में अगर कोई आवाज़, कोई आहट सुनाई देती है तो बाहर नहीं निकलना, ना ही खिड़की खोलकर देखना है। फिर हम लोग वहां से रवाना हुए, शाह साहब के गांव वापस पहुंचे। 12वें दिन वो लोग आए। उन लोगों ने आकर बताया कि जैसे ही कब्रिस्तान में जाकर मैंने वो मिट्टी, वो कपड़ा जो था, वो राख जो था, इसको जब दफन किया तो एकदम से मेरे कंधे बहुत भारी हो गए। मुझे ऐसा लगा मेरे कंधों के ऊपर किसी ने बहुत वजन रख दिया, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल रहा था, मुझे अपने पीछे से एक खौफनाक आवाज़, बहुत भारी आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो मध्यम होती गई। कब्रिस्तान से बाहर निकला तो आवाज़ बंद हो गई। हम लोग रोज़ उसी लकड़ी से खाना बनाते थे। वही लकड़ियाँ बीच में बाकी लकड़ियों के साथ रख लिया करते थे। हर रात घर में से आहट आती थी, लेकिन वो हंसी की आवाज़, वो बकरी का नजर आना और औरत का नजर आना बंद हो गया था। यहाँ तक कि इलाके के लोगों ने भी कहा कि अब आपके घर के बाहर वो परछाई नहीं नजर आती। अब हम लोग बहुत सुकून में हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इतनी मदद की। अगर हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि वहाँ पर चिराग जलाने की वजह ये थी कि वहाँ पर किसी जिन्नी का बसेरा था या वो आबाद थी, तो हम कभी भी उस दीवार को ना गिराते और कभी भी इतनी मुसीबत अपने गले में ना डालते। ये एक कहानी थी जो नाना जी ने हमें बताई कि कैसे शाह साहब ने लोगों की मदद की। बाज़ औक़ात लोगों को, घर के अपने अफराद को नहीं पता होता कि हमारे बड़े बुजुर्ग अगर कोई अमल कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है। कभी कभार हम लोगों को कोशिश करके उन वजह को जान लेना चाहिए, क्योंकि वो कभी ना कभी हमारे किसी ना किसी काम आ सकती हैं। कभी भी कोई पुरानी दीवार, पुराना कमरा, कोई पुरानी चीज़ गिराने की कोशिश करें या गिराने ज़रूरी हो तो कहते हैं कि पहले वहाँ पर इजाज़त लेनी चाहिए। हमेशा वहाँ से कहना चाहिए कि अगर यहाँ पर कोई अल्लाह की मखलूक, कोई अनदेखा वजूद आबाद है, किसी का घर है, किसी का गुजर बसर है, तो हमें इजाज़त दें। हमारी ये मजबूरी है, इस मजबूरी के तहत हम इस जगह को गिरा रहे हैं या हटा रहे हैं। आप हमें कोई नुकसान ना दें। और उनको कुछ कहते हैं कि 1 दिन का टाइम देना चाहिए। फिर अगर आप उन जगह को गिराते हैं तो वो मखलूकात नुकसान नहीं देती, लेकिन अगर आप बिना बताए, बिना किए करें तो वो नुकसान देती हैं। अल्लाह कभी ना करे अगर हमारे घरों को कोई गिरा दे या हमें कोई निकाल दे तो हम भी उस इंसान के अगेंस्ट होने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर हम इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखें तो हम बहुत सी मुसीबतों से बच सकते हैं। ये थी आज की नाना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं नाना जी के चैनल पर स्टोरीज लाती रहूँगी। आप लोग इतना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरा जो नया चैनल है रात की कहानियाँ, वहाँ पर भी बहुत खौफनाक कहानियाँ आती हैं, उनको भी
आप लोग ज़रूर विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को लिंक कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।